मैं सवेरे से इंतजार कर रहा था कि कब मेरा समय आए और मैं भी थोड़ा सा अपने ज्ञान का बोधन कर सकूं और आप लोगों की कृपा मुझ पर बरस सके। तो सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करते हुए अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं, अपने ज्योतिष गुरु को प्रणाम करता हूं और इस मंच को और आप सभी साथियों को प्रणाम करते हुए अपना आज का विषय आपके सामने रखता हूं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि मेरा विषय है गुलिक पर। गुलिक के संबंधित मैं थोड़ी कुछ जानकारियां आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपने गुलिक और मांदी दो वर्ड ज्योतिष में सुने होंगे। इसमें से आप लोग कितने लोग ये समझते हैं कि जो गुलिक और मांदी दो अलग अलग हैं? कितने लोग ये समझते हैं? गुलिक और मांदी दो अलग अलग हैं, कितने लोग समझते हैं? और गुलिक और मांदी एक ही है, ये कितने लोग समझते हैं? एक ही है। चलिए, इस पे थोड़ा सा शोध का विषय है। मैं इसमें कोई अपना वक्तव्य, अपना निर्णय नहीं रख रहा हूं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक है। मैं सिर्फ अपना विचार रख रहा हूं। उस विचार को सुनने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचे, ये आपका अपना निर्णय होगा। सिर्फ हमने जो अभी तक गुलिक पर शोध किया है, थोड़ा बहुत किताबों के द्वारा और विद्वानों को सुनकर, उस विचार को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर ले हम लोग। कहते हैं जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को, जो शुभ ग्रह थे, उनको शुभ स्थानों पर और अशुभ ग्रहों को एकादश स्थान पर बंदी बना लिया था, ताकि जन्म के समय उसके ग्रहों की स्थितियां अच्छी हो और वो अजय रहे। रावण ने तो मेघनाथ के युद्ध के समय, ये इसको रिकॉर्ड भी कर दीजिएगा, मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था तो इस चाल को शनिदेव समझ चुके थे। तो उन्होंने अपना एक टांग द्वादश भाव में सरका दिया था और उसी समय मेघनाथ का जन्म हुआ। रावण ने ये देख लिया, जन्म होने के बाद ये देख लिया कि शनिदेव की एक टांग द्वादश भाव में आ गई थी। तो उसने अपने शस्त्र थे उनकी टांग को काट दिया। वो टांग कटने के बाद वहां से जो खून और पसीना की कुछ बूंदें गिरी, उसी से गुलिक का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि चूंकि शनि को हम मंद ग्रह भी कहते हैं, इसीलिए उनका एक नाम मांदी भी पड़ा। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि मांदी शनि के पुत्र हैं, लेकिन गुलिक नहीं है। गुलिक को यम का पुत्र कहा गया, कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन अगर आप उत्तर कालामत अध्ययन करें तो उसमें कालिदास जी ने एक मांडव्य ऋषि हैं, उनका उदाहरण देते हुए कहा कि ये शनि के दो पुत्र, उन्होंने शनि के दो पुत्रों की संज्ञा दी है। लेकिन होरा पराशर शास्त्र पढ़े आप तो उसमें एक ही ग्रह बताया गया कि एक ही ग्रह के ये दो नाम है। जातक पारिजात में भी बताया गया है कि एक ही उपग्रह के दो नाम है, और फल दीपिका में भी कहा गया है कि ये एक ही उपग्रह के दो नाम है। लेकिन कुछ अन्य शास्त्र है जिनमें इनको अलग अलग कहा गया है। उसमें उत्तर कालामृत एक प्रमुख ग्रंथ है कि अलग अलग बताया गया है। ये इनके जन्म की कथा थी। अब आती है इनके हम प्रभाव की बात करते हैं। गुलिक और मांदी दो अलग अलग है या एक ही है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। हम इनके फलित के बारे में, इनके ग्रह, इनकी उपस्थिति और इनकी गणना कैसे होती है कुंडली में, हम कैसे जानेंगे कि किस भाव में है। इससे पहले एक चीज बता दें कि गुलिक काल भी होता है, जो हर 12 घंटे में एक बार आता है, और वो सबसे अशुभ समय माना जाता है दिन का या रात्रि का, जब वो गुलिक काल चलता है। उस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो इसको निकालने की विधियां जो है, दो विधियां ज्यादा प्रचलित हैं, और शायद मेरा मानना है कि इन दो विधियों से जो गुलिक का समय निकलता है उनमें अंतर आता है।
15 से 20 मिनट का 5 से 15 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। शायद इसी अंतर की वजह से ही कहा जाता है कि गुलिक और मांदी दो अलग अलग है। अब ये आप डिसाइड कीजिएगा कि ये अलग है या एक है। हम अधिकांशतः ये एक ही भाव में आ जाते हैं और जिस भाव में आते हैं उस भाव की सत्यानाश कर देते हैं। खासकर अगर ये शनि के राशियों में आ गया या शनि से दृष्ट हो गया तो जिस भाव में है उस भाव में जातक को जीवन भर संघर्ष ही देगा और उसी भाव से संबंधित, उसी अंग से संबंधित पीड़ा दे देता है। हमारे ग्रुप में जो कुंडलियां आती हैं उसमें जब रोग का निर्णय आता है तो हम इन दोनों का गणना जरूर करते हैं और निकालते हैं कि किस भाव में है। हमने 2 कुंडलियां सेलेक्ट की हैं। मेरा पर्चा अगर मिल गया हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो हम ये दे देंगे। वो दोनों कुंडलियां हमने अपने ही इसी ग्रुप से ली है। एक कुंडली जो है शायद आपकी ही है सर, विक्रम जी की, उन्होंने एक बार डाला था, वही कुंडली ली है। और एक कुंडली हमने ली है बुधवार की, जो अभी वर्तमान संचालिका है उनकी। और उन दोनों में आप देखेंगे कि गुलिक और मांदी एक ही भाव में है और उसी भाव से संबंधित वो पीड़ा जातक को मिली। तो सबसे पहले हम इनके गणना पे आते हैं, ज्यादा कहानी ना करके कैसे निकालते हैं। जैसा हमने बताया कि 2 विधियां हैं। दो विधियां। पहली विधि की हम चर्चा करते हैं। निकालने के लिए क्या चाहिए? दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन मान निकालने के लिए, और किस दिन जन्म हुआ है वो दिन जानना है। ये 3 चीज हमें चाहिए। इसमें एक चीज बता दें, दिन के समय में जन्म हो तो अलग विधि है और रात्रि के समय जन्म हो तो अलग विधि है निकालने की। दोनों की विधियां अलग हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, उसको लेकिन देखना पड़ेगा। सबसे पहले दिन का जन्म है तो हम दिन मान निकालते हैं। दिन मान हालांकि पंचांग में दिया रहता है, घटी पर में दिया होता है, आप उसको घंटा मिनट में बदल ले। सबसे आसान तरीका है सूर्यास्त के समय से सूर्योदय के समय को आप घटा दे, वो दिन मान हो गया। ठीक है। गर्मियों के समय में वो दिन मान थोड़ा लंबा होता है और रात्रिमान छोटी होती है। सर्दियों के समय में इसका उल्टा होता है। जनरली 12 घंटे का हम मानते हैं दिन मान, 12 घंटे है तो 12 घंटे में हम अगर 8 भाग करें तो 1.5 घंटे का लगभग 1 भाग होता है। तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास एक भाग निकलता है। पहला भाग जो होगा समय का वो उस दिन के वार के अधिपति का जाएगा। जैसे सोमवार को जन्म है और दिन मान 12 घंटे का है तो सूर्योदय से लेके जो प्रथम 1.5 घंटे का समय होगा वो चंद्रमा का होगा। फिर अगला 1.5 घंटा समय इसके क्या हुए? दादा बाबा, शनि के पिता है, के बाबा हुए ना, तो दादा, क्योंकि शनि से भी नहीं पड़ती थी तो नाती से भी कम पड़ती थी। तो मतलब मेरा एक अनुमान है, बाकी ऐसा है नहीं। तो ये जातक जन्म से ही परेशानी में था। इसको शरीर के मिडिल भाग में, छाती के भाग में, जहाँ सिंह राशि का वास होता है, वहां से संबंधित इसको दिक्कत थी और वर्तमान में जीवित है। ये हुआ कैलकुलेशन एक से, मतलब एक विधि से। अब हम इसके कैलकुलेशन की दूसरी विधि बता रहे हैं जो अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटी है। ये दूसरी विधि अपना लेगा। वैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आदमी कर लेगा तो, प्रैक्टिस कर लेगा तो आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। वो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे कुछ सॉफ्टवेयर में ये शायद दिखा रहा है, पराशा लाइट में शो करता है, गुली को मांगी दोनों शो करता है। दूसरी विधि एक हमने चार्ट दिया है। चार्ट में देखिए एक जगह लिखा है वार, दूसरे में है शनि का भाग जब दिन में जन्म हो और शनि का भाग जब रात्रि में जन्म हो। अच्छा, इसमें थोड़ा हम ऊपर वाला बता दें
कि हमने अभी जब ये बताया था तो दिन का जन्म बताया था। जब रात्रि का जन्म होगा किसी बालक का तो कैलकुलेशन सब सेम है, लेकिन जो पहले वार का अधिपति जो हम लेंगे, पहला वार, वो जिस दिन जन्म हुआ है वहां से 5वां वार लेंगे। जैसे इस बालक का मंगलवार था तो हमने मंगल से काउंटिंग की थी, रविवार। लेकिन जब रात्रि का जन्म होगा तो हम मंगल से काउंटिंग नहीं करेंगे। हम मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 5वां भाग शनि का आ रहा है। तो पहला वार का जो पहला भाग आएगा उसका अधिपति शनि होगा। बस इतना अंतर है और दूसरा कोई अंतर नहीं है। हाँ बोलिए सर। ये गुलिक काल एक समय निकला जी। इतने बजे से इतने बजे तक जी, उस समय में 2 लग्न भी बन सकती हैं, ऐसा भी संभव है। हो सकता है, बिल्कुल हो तो सकता है। कौन सा वाला लग्न लूं मैं, पहली वाली या दूसरी वाली? आप हमारी बात को अभी समझ नहीं पाए। हमने लग्न वही लिया है जिस लग्न में बालक का जन्म हुआ है, ठीक है। ठीक है। हमने समय लिया है सिर्फ वो समय जो गुलिक काल चल रहा है। अब आप शायद ये कंफ्यूजन, हमने जब अब गुलिक का समय वो लेंगे जब शनि का भाग खत्म हो रहा है। शनि का भाग जब खत्म हो रहा है, शनि का भाग 13:37 पे खत्म होगा, उसके बाद 8वां भाग शुरू होगा। उसी समय पर गुलिक जहां होगा वो गुलिक का भाग होगा। हाँ, भाग वो 1 घंटा 38 मिनट पहले से शुरू हो चुका समय, लेकिन जहां पे शनि का भाग खत्म हो रहा है वहीं पर गुलिक का जन्म होता है, वहीं गुलिक स्थित होता है। और एक चीज और बता दें कि जो इस समय पे जो कुंडली बनेगी, जो राशि लग्न में आएगी, उस राशि का मान जितना होगा गुलिक उतने ही अंश पे होता है। जिस राशि का जितना मान आएगा गुलिक उतने ही अंश पे स्थित होता है। ठीक है, तो ये हो गया दिन का जन्म। रात्रि का जन्म हमने बता दिया कि 5वें वार से शुरू करेंगे। अब ये दूसरी विधि पे आते हैं। इस दूसरी विधि में कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि गुलिक और मानदी अलग है। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो क्लासिकल बुक है, उसमें ये दूसरी विधि आपको मिल जाएगी। पहली विधि भी मिलेगी और पहली विधि लिखते समय कहा गया है कि वो गुलिक है और दूसरी विधि जब कहा गया तो वो मानदी कहा गया। इसलिए गुलिक और मानदी में थोड़ा सा वो लोगों विद्वानों में मतभेद रहा है। उस मतभेद पे हमने नहीं जाना है। हम दोनों ही विधियों से निकाल के देख सकते हैं कि ये क्या एक ही भाव में आ रहे हैं। अगर दोनों एक ही भाव में आ गए तो ज्यादा हानि का पहुंचाते उस भाव से संबंधित। इसमें एक ही भाव में आ गए थे। दूसरे हम इसी कुंडली को फिर लेते हैं, दूसरी कुंडली ले लेते हैं जो रात्रि का है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी कुंडली जो ऊपर दी हुई है 25 जुलाई 1986। अब आप जरा इसकी समय निकाल लीजिए, इसको बना लीजिए। ये कुंडली डाला था हमारे विक्रम जी ओझा जी ने कुंडली डाला था और उसमें ऑप्शन क्या दिए थे मैं नहीं समझ में आ रहा अभी। बीमारी से संबंधित कुछ ऑप्शन थे, नहीं बीमारी नहीं थे, दूसरा ऑप्शन था, लेकिन ये मानसिक रूप से संबंधित ऑप्शन दिए थे, लेकिन बताया था मानसिक रूप से पीड़ित, मानसिक रूप से। ठीक है। तो ये इसमें गुलिक उसके लग्न में आ गया था। लग्न में आ गया तो मानसिक रूप से या तो कम बुद्धि वाला होगा, कम बुद्धि होगा, मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर होगा, अक्षम होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा। ये लग्न में पीड़ित, लग्न में मानदी या गुलिक आ जाने से होता है। तो हम दूसरी विधि से गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जरा कुंडली बना लीजिए और इसमें भी हमें दिनमान रात्रिमान चाहिए, तो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त 2 समय चाहिए होगा। इसमें बनाए जरा कुंडली, हमें बताएं कौन सी वाली है? 25 जुलाई 1946। चार 54 सूर्योदय। 4:54 सूर्योदय। और 54 सूर्योदय।
इसका सूर्योदय किस दिन हुआ है जरा बताएंगे? 454 दिन हाँ? दिन 25 जुलाई को सूर्योदय। हाँ 454 4:50 54 मतलब 4:54। 54 सूर्यास्त कब हुआ? 6:23 6:23 23। और समय जरा दिन बताएंगे? वार गुरुवार अंग्रेजी वर्ष दोनों बताइए हमें, हाँ? दोनों। गुरुवार और शुक्रवार हिंदी के अनुसार क्या है? गुरुवार गुरुवार। और अंग्रेजी के अनुसार शुक्रवार शुक्रवार। हमने ये इसीलिए कुंडली सिलेक्ट की कि कभी कभी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। सुन तो लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कंफ्यूजन रह जाता है कि यार उन्होंने तो वार बताया था, अब इसमें हम कौन सा वार लें। तो सबसे पहले हमारी जो वैदिक है वो सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक एक दिन मानती है और उसी एक दिन को वही वार अधिपति उस दिन तक माना जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी में क्या है कि रात में 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाती है और संडे से मंडे हो जाता है, मंडे से ट्यूसडे हो जाता है। लेकिन हमारे वैदिक में ऐसा नहीं होता है। अगर रात्रि में यहाँ इसका जन्म देखिए 4:15 बजे हुआ, रात्रि में 12 बजे के बाद दिन चेंज हो गया होगा, उसकी 25 जुलाई पड़ गई होगी। अंग्रेजी के अनुसार ही आदमी तिथि देता है, 25 जुलाई दिया होगा क्योंकि रात के 12 बजे के बाद 24 से 25 हो गई होगी, इसलिए वो 25 तारीख लिख के आ गया कि 25 को जन्म हुआ। लेकिन ये जो समय है, ये समय अभी हमारे अनुसार दिन चेंज नहीं हुआ है। ये जो गुरुवार है यही अधिपति अभी माना जाएगा, हम शुक्रवार को यहाँ पे नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना है कि शुक्रवार आ गया तो हम शुक्रवार से गणना शुरू कर दें तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हम गणना जो है गुरुवार से ही करेंगे क्योंकि हमारी वैदिक में अभी दिन का मालिक गुरु ही है जब तक सूर्योदय नहीं हो रहा है। सूर्योदय होने के बाद ही दिन हम मानेंगे कि दिन चेंज हुआ। तो अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए इसका रात्रि मान निकालेंगे। अब रात्रि मान निकालने में कंफ्यूजन कि हम कौन सा समय ले, कौन सी समय ले। तो इसके लिए हमें दिन मान निकालना है 25 जुलाई का, जो 24 जुलाई रात्रि शाम को शुरू हो चुकी थी। 24 जुलाई को शाम को जब सूर्यास्त हुआ वहां से वो समय शुरू हो चुका था और 25 जुलाई की सुबह तक वो समय था, वो उसका रात्रि मान होगा। तो रात्रि मान निकालने के लिए 24 जुलाई की शाम का यानी सूर्यास्त का समय और 25 जुलाई की सूर्योदय का समय, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 25 जुलाई का रात्रि मान होगा। समझ में आई बात? तो जनरली 1-2 मिनट का अंतर होता है, बहुत अंतर नहीं होता है। तो हम यही मान लें कि 24 जुलाई को जो सूर्यास्त हुआ वो 6:23 को ही हुआ, हम ये मान के चल रहे हैं। और 25 जुलाई की ये सूर्यास्त सूर्योदय का समय है। तो हम अब इसका क्या निकालेंगे? अंतर। अब कैसे निकालेंगे? कई तरीके हैं, आप चाहे जैसे कैलकुलेशन करें। जो हम करते हैं 6:23 से लेके रात में 12 बजे तक के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 5 घंटा 37 ठीक, 6:23 से लेके रात 12 बजे के बीच का अंतर, लगभग ये 23 में हम 37 जोड़ देंगे तो ये 7 बच जाएगा और 7 से 12 5 घंटे का अंतर होता है। 5 घंटे 37 मिनट ये आएगा अंतर। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। 23 में अगर आप 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 हो जाएगा। 1 घंटा बन गया वो 1 घंटा आप इसमें जोड़ दीजिए तो 7 बज गए। तो यानी कि 6:23 से 7 बजे के बीच में कितना टाइम हुआ? 37 मिनट का हुआ। अब 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम कितना हुआ? 5 घंटे। तो 12 बजे तक 5 घंटे 37 मिनट का समय आया। अब वो इस 454 में जोड़ दीजिए। 10:31 10 घंटे 31 मिनट, ये 25 जुलाई का रात्रि मान आया। ठीक, समझ में आया इतना? हाँ जी। अब इसको हम क्या करेंगे? घंटा मिनट में से मिनट में चेंज कर लेंगे। 10 घंटे में कितने मिनट हो गए?
600 और 31 मिनट जोड़ दिया तो ये कितने हो गए? 31। 631 मिनट। जो एक बार फिर से जोड़िए उसको। इसको 991 होना चाहिए। 991 तो 91 में तो 60 इधर आ गया ना, 60 को उठा के फिर 10 दिया 30 आ कभी गया। 60 मिनट के बाद वो अच्छा हाँ ठीक है। घंटा से चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये 6:31 मिनट आ गए। हाँ ठीक अब इसका जो पहला विधि था जो हमने पीछे समझा दिया, ठीक। उसी विधि से इसमें 8 से भाग कर देंगे, एक पार्ट आएगा। इसमें हम 8 से भाग क्यों दे रहे हैं? 7 से क्यों नहीं दे रहे? दिन तो 7 होते हैं हमारे पास। 7 होते हैं, 8वां भाग किसी का अधिपति नहीं होता है जनरली। अच्छा 8 भाग होते हैं, 7 वार के 7 अधिपति हो जाते हैं। 8वें का अधिपति जनरली नहीं माना गया है, लेकिन कुछ किताबों में कहा गया है कि 8वें भाग का अधिपति राहु होता है, तो राहु क्योंकि वो रिक्त स्थान हो गया और राहु रिक्तता को डिनोट करता है, इसलिए वो रिक्त स्थान को राहु को मान लिया जाता तो है। क्या उसी को राहु काल बोलते हैं? संभवतः इसी को राहु काल बोलते हैं। 24 घंटे के 8 पहर होते हैं वैसे, अच्छा उसी हिसाब से भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी जो नीचे मेथड लिखा है उसके आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें दो भागों में बना है, जब दिन का जन्म हो और जब रात्रि का जन्म हो। तो यहाँ पे ये रात्रि का जन्म है तो दूसरा वाला भाग हम अप्लाई करेंगे। देखिए लिखा है रविवार के आगे दिन के जन्म में 26/30 ये घटीपल होता है। ये माना जाता है कि दिन का 30 घटी और रात्रि का 30 घटी, टोटल 60 घटी का दिनमान पूरा 24 घंटा माना जाता है, तो वो 60 है। तो जो रविवार है वो माना जाता है कि रविवार को जो शनि का भाग आता है वो 26 घटी पे आता है दिन के जन्म में, और रात्रि के जन्म में रविवार को 10 घटी पे शनि का भाग आता है रात्रि के जन्म में। इसी प्रकार से अगर सोमवार का जन्म है तो सोमवार को दिन का जन्म है तो शनि का भाग 22 घटी पे आता है। 26 में से 4 घटा दीजिए, 22 घटी पे आता है। अगर रात्रि का जन्म है तो 10 में से 4 घटा दीजिए, 6 घटी पे आता है। ये एक हमारे विद्वानों का कैलकुलेशन था, उसी के आधार पे ये सूत्र निकला है। तो यहां पर इसका जन्म किस है? गुरुवार का जन्म है। गुरुवार का जन्म है, रात्रि का जन्म है। तो अब गुरुवार की टेबल पे जाइए और रात्रि के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 22/30। मतलब ये है कि अगर रात्रि का जन्म गुरुवार का है तो 22 घटी पे शनि का भाग आएगा। तो ये हम डायरेक्ट शनि के भाग को यहां से ज्ञात करते हैं। वो लंबी कैलकुलेशन जोड़ घटाना यहां नहीं करना पड़ेगा, यहां पे डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22/30 का। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करके बताइए हमें कितना आया जरा। चार सौ 462.73 ये मिनट में आया। अब इस मिनट को हम घंटे मिनट में बदल लेंगे। हमें पता है 420 मिनट बनते हैं तो कितने घंटे होते हैं? 7 घंटे। 60 घंटे। तो इसमें से 60 घंटे तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो 420 निकाल दीजिए 422 में से, तो कितना बचेगा? 42। तो ये आया 7 घंटे 42 मिनट। ये भी मिनट में है 73। अगर इसमें आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो इसका सेकंड निकाल लीजिए, 44 सेकंड। 43.8 है, इसको हम 44 सेकंड मान सकते हैं। ये एक समय हमें प्राप्त हो गया। इस समय को अब हम क्या करेंगे, 24 जुलाई को जब सूर्यास्त हुआ था उसमें जोड़ देंगे। यहां ये ध्यान रखना है
वहां पे हमने सूर्योदय में समय जोड़ा था और जोड़ के प्राप्त किया था। यहां पर हम सूर्यास्त में जोड़ेंगे। रात्रि में जन्म हुआ है ना, अस्त होने के बाद, तो सूर्यास्त में ये समय जोड़ देंगे। तो 6:22 6:23 में हम ये जोड़ देंगे तो ये आपको एक समय प्राप्त होगा 14:05 2:05 2:05 ये समय होगा गुलिक या मांगलिक का। गुलिक का। अब जो अभी कुंडली बनाई थी उसमें हम यही समय डालेंगे, यही समय डालेंगे। 25 जुलाई डालेंगे 1986 और समय की जगह हम ये डालेंगे 2:42 का। हाँ, 2:05 वृषभ लग्न। अच्छा, एक चीज बताइए मिश्रा जी, जी। रात्रि का गुलिक अलग और दिन का अलग होता है, जबकि पंचांग में केवल एक ही गुलिक दिया होता है जो दिन में दिखता है। पंचांग में एक ही गुलिक आपको अलग अलग होते हैं। नहीं, होते हैं, मैं आपकी बात से मैं ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं पंचांग देखा उसमें केवल दिन वाले गुलिक का ही जिक्र किया हुआ है कि गुलिक काल कितने से 24 घंटे में 1.5 घंटे का बताया हुआ गुलिक। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में हम रात्रि का अलग निकालते हैं, दिन का अलग निकालते हैं। ठीक है, हम ये कैलकुलेशन इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें वो गुलिक काल पता चले, उस समय उस जातक के जन्म के समय गुलिक कहाँ बैठा था। हम ये कैलकुलेशन इसीलिए कर रहे हैं। गुलिक 24 घंटे में एक बार आता है, ये हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये कैलकुलेशन है कि जातक के जन्म के समय गुलिक किस भाव में था, हम वो भाव ज्ञात करने के लिए ये समय ज्ञात कर रहे हैं। वृषभ लग्न है ना, वृषभ लग्न है, उसका और- मिथुन था। ये भी मिथुन था पहले। ये भी 12वां भाव होगा। 12वां को आया। तो इसका मतलब हम कोई दूसरी को लिए। ठीक है, इसमें 12वें भाव में आया तो हमने कहा कि अगर लग्न में आ गया, 12वें भाव में आ गया, या अष्टम में आ गया, और या शनि की राशियों में आ गया, किसी भी भाव में, तो वो ज्यादा खतरनाक शनि अंगुलिक हो जाता है और जातक को जीवन भर पीड़ा देता है, जीवन भर पीड़ा देता है। और ज्यादातर जातक को उसी भाव से संबंधित समस्या भी दे देता है। अगर शनि से दृष्ट हो गया तो, जिस भाव में है शनि से दृष्ट हो गया तो जातक को उसी से संबंधित पीड़ा दे देता है। हमने यहाँ पर हमारा जो पर्चा है उसमें आप देखेंगे, लिख लेंगे, हम बंटवा देंगे, अगर ना मिला हो तो, मिल गया तो ठीक। उसमें द्वादश भाव में गुलिक का क्या प्रभाव है वो लिखा है। शारीरिक सुख में कमी, नाना प्रकार के व्यय, नीच प्रवृत्ति के कार्य में लिप्त रहना, अब- शारीरिक अभोक्ता की संभावना। ठीक है, अब नीचे एक कॉलम दिया है, अगर युति हो जाए तो जिस ग्रह के साथ युति हो रही है उस ग्रह का जो कारकत्व है उसमें कभी ला देता है। सूर्य के साथ है तो सूर्य मुख्यतः पिता का कारक है, तो पिता को कष्ट युति देगा। किसके साथ में कहाँ पे देखें? नहीं, इसमें लगन कुंडली में देखना है ना, युति तो लगन कुंडली में लगन कुंडली में ही देखनी है युति। अगर सूर्य के साथ बैठ गया है तो पिता को कष्ट देगा, चंद्रमा के साथ है तो माता को कष्ट देगा, शुक्र के साथ है तो पत्नी को कष्ट देगा, गुरु के साथ है तो संतान को कष्ट देगा, लगन कुंडली में ऋषि विक्रम की 2000। बुध के साथ है तो मित्रों को, बुआ को, छोटी बहन को तकलीफ देगा, मंगल के साथ है तो भाई को तकलीफ देगा, और शनि के साथ है तो हमसे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके आसपास आप देखेंगे कि उनको तकलीफ आपके साथ रहने वालों को होगी। ये गुलिक का प्रभाव है। और मैं जनरली लगभग हर समय, हर दिन की कुंडली में गुलिक निकालता जरूर हूँ। स्पेशली बुधवार का जो कुंडली होता है, जब रोग भाव का पूछा जाता है तो मैं गुलिक जरूर निकालता हूँ। गुलिक और मांडी मतलब दोनों ही भागों से कैलकुलेशन करते हैं, दोनों ही विधियों से कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। समय में अंतर आता है। प्रथम विधि से 8 भाग करके जब हम निकालते हैं और या इस विधि से निकालते हैं तो 5 से 15 मिनट का अंतर आता है। लेकिन जब हम कुंडली बनाएंगे गमे की तो लगभग एक ही भाव में दोनों आ जाते हैं। दोनों में 5 से 10 मिनट से सेकंड का वो अंशों का अंतर आ जाता है। हाँ, जब एक अंश के आसपास होते हैं तब 1-2 भाव आगे पीछे हो जाते हैं, या 29-30 के अंश पे होते हैं तो 1-2 भाव आगे पीछे हो जाते हैं दोनों।
लेकिन इसमें मतभेद है कि दो अलग अलग हैं, दो एक एक हैं। ये इस विषय पे आप शोध कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या है इसका प्रभाव। बाकी अगर आप इसको बुधवार की कुंडली पे लगा के देखें तो शायद आपको कुछ मिले। पहली विधि ज्यादा सटीक है, इसका कारण मैं बताता हूँ। जी आप उसके 8 हिस्से करते हैं, जी 30 के 8 बराबर भाग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ हम कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए उसमें होल नंबर लेके चल रहे हैं, 6, 10, 4। तो इसमें 4 घटी का अंतर लिया जा रहा है। 4 घटी का, तो 4 सट्टे 28 होता है या 32 होता है, फिर 4 8 32, लेकिन है वो अपने पास 30 घटी टोटल। नहीं, आप उसको 4 से मत जोड़ी, मतलब वो 4 सत्ते 28 को नहीं, वो 30 घटी का दिन माना जाता है मुझे और मालूम है। 30 घटी की रात मानी जाती है। आप सही टोटल 60 घटी का 24 घंटे माना जाता है। 24 घंटे में 60 घटी होता है, ये तो पता हाँ, है। बिल्कुल। इसीलिए वो 30 को दिन में अलग 30, रात के अलग 30 करके, और ये माना जाता है कि 26वें घटी पर संडे के दिन, रविवार के दिन सूर्य का भाग आता है, शनि का भाग आ जाता है। बात सही कही आपने, मैं कह रहा हूँ जो अब आपने दोनों ये विधि- कैलकुलेशन हमें नहीं पता है कि 26 घटी पे शनि का भाग कैसे आता है, ये हमें नहीं पता। ये जो मेथड है, ये जो हमने सारणी दी है, ये टेक्स्ट बुक से निकाल के दी है। मैं वही बता रहा जी। हूँ, आपने जो दोनों विधि बताई है ना जी उसमें पहली विधि टेक्निकली लॉजिकली ज्यादा एक्यूरेट है। ये मान सकते हैं आप अगर देखेंगे तो पहली विधि के रिजल्ट ज्यादा बेटर ये आपकी बात हम मान सकते हैं। क्यों? मेरा भी इसमें ये रीजन है कि गर्मियों में जो दिन होता है वो लंबा हो जाता है, तो शायद जो दिन का जो घटीमान है वो रात्रि घटीमान से ज्यादा होगा, तो 30 की जगह वो 31, 32 भी हो सकता है। नहीं, वो कभी नहीं बदलता, हो जाए सिद्धांत जो होता है। आप कुंडली होगा, पंचांग देखिएगा, कभी 30 घटी से ज्यादा समय होता है। सिद्धांत जो जिसके हिसाब से फर्क हो जाता है। नहीं बिल्कुल होता है, मैं वो उसकी मना नहीं कर रहा हूँ। दिनमान रात्रिमान 30 घटी के ही होते हैं, उनके जो 8 हिस्से किए जाते हैं वो छोटे बड़े हो जाते हैं। टोटल 60 होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पंचांग में तो दिया है, बोलिए पंचांग में तो कई बार जिसे रात लेकिन दिन मान लेकिन ये 30 दूसरी तक जो जाता विधि है है। ना, दूसरी विधि से पहली विधि ज्यादा एक्यूरेट ज्यादा एक्यूरेट है, उससे समय में हमने ज्यादा एक्यूरेसी पाई है, ये हम आपकी बात से सहमत हैं। दूसरी में, लेकिन दूसरे में कैलकुलेशन आसान होता है। हमने दोनों विधियों को अप्लाई करके देखा है, दोनों में अंतर आ जाता है। अब कोई ऐसा विद्वान हमें अभी तक नहीं मिला जो मानव की इस जिज्ञासा को शांत कर सके कि ये अंतर क्यों आ रहा है। आपको देगा 5 ठीक है, शायद इसीलिए विद्वानों ने कहा कि मानदी अलग है, शनि गुलिक अलग है, शायद इसीलिए कहा। इसका अंतर खत्म हो जाएगा। आप ये जो फ्रैक्शंस है ना, जी। इनको प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे ना, फिर अंतर खत्म हो जाएगा। जी नहीं, अंतर आएगा। हम रोज इस कुंडली में अपनाते हैं, रोज लगाते हैं, दोनों विधियों से गुलिक निकालते हैं और समय में अंतर आता है। चलिए थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको एक एक्सेल शीट बना के दूंगा। हाँ। उम्मीद करता हूँ दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा। हाँ ठीक है, कोशिश कीजिए। हम तो चाह रहे हैं कि लोग हमको सुन के थोड़ा शोध करें कि ये दोनों में अंतर आ रहा है, क्योंकि तो एक्सेल बनाने में कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, कंप्यूटर को करनी कंप्यूटर है। को करनी है। तो इसलिए जो आसान वाला पार्ट है उसको हम थोड़ी देर भूल जाए, सिद्धांत पार्ट पे बात जी। करें तो रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। हाँ आना चाहिए सेम, लेकिन अंतर आता है शायद इसीलिए, हमने कहा ना, शायद इसीलिए दो अलग अलग एग्जिस्टेंस माने जाते हम तो हैं। उसमें 30 का हिसाब ही नहीं रखेंगे और- ना, हम तो जो भी माना है डिवाइडेड और- बाय 8 और एक एक जोड़ते चले गए। और जो पराशर लाइट में है उसमें दो अलग अलग दिखाता भी है, मानदी अलग दिखाएगा, गुलिक अलग दिखाएगा। और आपको बता दें इसकी कैलकुलेशन साउथ में ज्यादा होती है। उत्तर भारत में तो गुलिक को कम लोग निकालते हैं, पता करते हैं या किस भाव में है ये कम लोग जानते हैं, लेकिन शनि साउथ में गुलिक को और मानदी को विशेष दर्जा देते हैं। वहां इनकी पूजा होती है, जिस तरह से हम लोग यहाँ शनि देव को पूजते हैं, शनि देव कृपा करे, तकलीफ कम करे, वैसे ही साउथ में गुलिक और मानदी की पूजा होती है कि तकलीफ कम करे। और वहां ये माना जाता है कि इनकी पूजा से मृत्यु आसान हो जाती है साउथ में। और जो साउथ के वीवी रमन साहब थे, उन्होंने ही इस पे कुछ शोध किए थे, उन्होंने इस पे शोध किया था और उनका भी मत है कि ये दो अलग अलग है। ठीक है, और एक प्रश्न कुंडली चिंतामणि है, उसमें भी दो अलग अलग बताए गए हैं। उत्तर कालामृत में भी दोनों अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन ज्यादातर और जो हमारे टेक्स्ट बुक है, क्लासिकल बुक है, उसमें इनको सेम बताया गया। तो अभी हम आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये दो अलग है, ये एक ही है। बाकी इसकी कैलकुलेशन करके आप कुंडली में कहाँ स्थिति है इसकी पता कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट दे रहा है। मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूँ। क्या बात है। सर एक प्रश्न नहीं
हमने कहा दोनों अगर एक ही भाव में आ रहे हैं तो सत्यानाश कर देते हैं भाव का, जातक को जन्म से ही तकलीफ शुरू कर देते हैं। अगर द्वादश भाव में है तो, अष्टम में है तो, लग्न में है तो, या मारक भाव में द्वितीय में है, इन भावों में ज्यादा तकलीफ देते हैं। और अगर शनि से दृष्ट हो गए, शनि की कहीं से इन पे दृष्टि आ गई तो ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। ये विशेष ध्यान रखें गुलिक का प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ सर बताइए। जी, अगर ऐसी राशि में है जहां वो किसी ग्रह के साथ ना हो, किसी ग्रह के अगर साथ नहीं है तो ये उस जातक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी ग्रह के साथ ना हो, अकेला है बहुत अच्छा। अगर 3, 6, 10, 11 में अकेला है बहुत अच्छा, अच्छे फल देगा। 3, 6, 10, 11, 3, 6, 11 तो कहते ही नहीं, अशुभ भाव में अशुभ ग्रह ज्यादा अच्छे फल देते हैं। अगर इन भाव में अकेला है तो बहुत अच्छा। अगर किसी ग्रह के साथ हो गया तो उस भाव के तो फल देगा लेकिन उस ग्रह के फल को खराब कर देगा। अगर दृष्ट होने से भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जैसे शनि का कार्य है, ठीक है, तो मान लीजिए शुक्र से, मंगल से, सूर्य से दृष्ट हो, ये सभी ग्रहों पे लॉजिक होता है कि अगर शुभ ग्रहों से कोई दृष्ट हो गया तो उसके फलों में कमी आती है। ये हर ग्रह पे लागू होता है, ये बताने की बात नहीं है। ये हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि अगर जिस भाव पे, जिस ग्रह पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो हमें उसके अशुभ परिणाम कम मिलते हैं। जैसे शनि से आपने बताया विशेषकर दिक्कत क्या है? शनि से अगर दृष्ट हो गया तो खतरनाक, सूर्य मंगल से दृष्ट हो गया, राहु से दृष्ट हो गया तो भी फर्क खतरनाक है, लेकिन शनि की दृष्टि से कम खतरनाक है। शनि की दृष्टि ज्यादा पड़ती है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनि क्या है? उग्रता के प्रतीक है और इसके अंदर ऑलरेडी उग्रता है। एक चीज बता दें, गुलिक जिस भाव में है कभी भी जातक को उस भाव से संबंधित फलों के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अगर वो सोचा, जैसे मान लीजिए लग्न में है और जातक को कोई छोटा मोटा खांसी जुकाम हुआ तो ये सोचा चलो देख लेंगे, अभी देख लेंगे, कुछ नहीं खांसी है। अगर ऐसा इग्नोर किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जिस भाव में गुलिक है उस भाव से संबंधित फलों में तो कभी भी देरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उस भाव से विमुखता नहीं रखनी चाहिए, उस भाव से डिटैचमेंट करें। उस भाव में अगर कोई तकलीफ आ रही है उसको तुरंत उसका इलाज करें, नहीं तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, इसमें दशम भाव में आपने बताया गुलिक अपेक्षाकृत अच्छा प्रभाव देता है। जी, तो दशम तो बुरा भाव नहीं माना जाता है, जैसे 6, 8, 12 तो ये तो कष्ट वाले भाव है। दशम हमारा कर्तव्य का, कर्म का भाव है। हाँ, तो और गुलिक कौन है? हाँ, शनि का पुत्र है। अच्छा, तो गुलिक के भाव को, हम गुलिक के फल को समझने के लिए हमें शनि का फल समझना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो ना तो गुलिक परेशान करेगा ना शनि परेशान करेगा। दशम हमारे कर्म का है, इसीलिए कर्म करेगा वो। हाँ, इसीलिए अगर वो कर्म कर रहा है तो गुलिक वहां पे अच्छे फल देगा। गुलिक अगर 11वें भाव में है और उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, जी शनि मतलब अब गुलिक के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही जी। है तो अच्छा नहीं मानते हैं जी। कि 11वें भाव में गुलिक है जी। और उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुलिक मेष राशि में बैठा हुआ है। जी। बताएं। देखिए, हमने पहले कहा कि अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ठीक नहीं है। 11वें भाव में हमने कहा शुभ है। ठीक, अब आप इन दोनों को मिला के फल कर सकते हैं। अगर 11वें भाव में दोनों को मिलाइए, ठीक है, आसपास संबंधित क्या इसको देगा? कि आपको उस भाव से संबंधित, अगर आप 11वां भाव है, अभी 11वां भाव किस भाव के लिए है? इच्छा के लिए है, आपकी इच्छा के लिए है, आपके बड़े भाई बहनों के लिए। अगर उनको कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो आप जरूर उस पे ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो उनको तुरंत नुकसान करेगा।